और अब वक्त हो चला है आज के जनहित स्पेशल का। बिहार में एनडीए ने प्रचंड विजय हासिल की। खासकर बीजेपी ने 101 सीटों पर लड़कर 89 सीटें जीती। ये स्ट्राइक रेट इतना जबरदस्त है कि इसे समझने में राजनीतिक गणितज्ञों के भी पसीने छूट रहे हैं। क्या इस करिश्मे के पीछे चाणक्य नीति है? क्या जिस तरह से प्राचीन मगध में विष्णुगुप्त चाणक्य ने नंद वंश का अंत कर असंभव को संभव कर दिखाया था, उसी तरीके से आधुनिक मगध में आज के चाणक्य अमित शाह ने 20 साल के सत्ता विरोधी रुझान को सत्ता समर्थन अभियान में बदल दिया है। इसी को समझने के लिए वर्तमान राजनीति का ये जीवंत इतिहास देखिए आप। चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, 9 बजे मत गणना शुरू होगा। 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। कभी चाणक्य ने कुछ ऐसे ही धनानंद के अंत की मुनादी की थी। आधुनिक मगध के चुनाव युद्ध में बीजेपी की चाणक्य ने दूसरे चरण के मतदान से पहले ही परिणाम की भविष्यवाणी की तो यकीनन राजनीतिक पंडितों को अतिशयोक्ति लगी होगी, लेकिन बात हुई जो अमित शाह ने कही। नवासी सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। दूसरे नंबर पर 85 सीटों के साथ उसकी सहयोगी जेडीयू रही और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भरने और दम्भ दिखाने वाली आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमट गई। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस का तो और भी बुरा हश्र हुआ, उसके हाथ में सिर्फ 6 सीटें आईं। ये चमत्कार कैसे हुआ? राजनीति पर शोध करने वाले जनादेश की तह तक जाने में जुटे हैं। मोदी और नीतीश की जोड़ी पर बिहार ने एक बार फिर कैसे एतबार किया, अध्ययन और विश्लेषण जारी है। लेकिन इतना तय मानी कि इस नतीजे को नींव से अंजाम तक पहुंचाने वाले सबसे बड़े किरदारों में बड़ा नाम अमित शाह का है, जिन्होंने चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद बिहार में पूरे 19 दिन बिताए। प्रचार खत्म होने तक संभाग और जिला स्तर की 10 बैठकें की। नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं के समूह के साथ भी 1 दर्जन बैठकें अलग से की। 35 जनसभा और एक रोड शो किया। प्रचार के पहले दिन से शाह लगातार निजी स्तर पर न सिर्फ निगरानी करते रहे बल्कि इसमें आ रही कमियों को भी दूर करते दिखे। और फिर जब नतीजा आए तो वो खुद शाह के अनुमान से भी परे और बड़े निकले। 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटों के साथ जीतने जा रहे हैं और सीट जीतने का हमारा मार्जिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। विपक्ष के रणनीतिकारों को नीतीश सरकार के खिलाफ 20 साल की सत्ता विरोधी लहर की उम्मीद थी, लेकिन अमित शाह ने अपनी रणनीति और राजनीति के बूते इसे सत्ता समर्थक तूफान में बदल दिया। चाणक्य ने मगध की सत्ता से नंद वंश का अंत कर दिया था। प्राचीन मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य की ताजपोशी का श्रेय राजनीति, कूटनीति और अर्थनीति के इसी प्रकांड विद्वान को दिया जाता है। इतिहास का मगध ही आज का बिहार है। इस बार बिहार की राजनीति में जो तमाम राजनीतिक पंडित थे, उनके अनुमानों से भी परे एनडीए को बहुत बड़ी विजय मिली, जिसके शिल्पकार बीजेपी के वही कद्दावर नेता हैं जिन्हें वर्तमान राजनीति में आधुनिक चाणक्य के रूप से जाना जाता है। लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार तो 2005 में ही आधुनिक मगध के चंद्रगुप्त बन गए, लेकिन इससे कौन इनकार करेगा कि 2025 में भी फिर से नीतीश का मिथक अगर हकीकत में बदला तो इसके पीछे कुशल शाह नीति ही थी। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा अभियान चलाया कि उनकी पार्टी जेडीयू 2005 के बाद पहली बार एनडीए में दूसरे दर्जे की पार्टी बन गई। इसके बाद चिराग की पार्टी एलजेपी दो फाड़ हुई। पार्टी पर उनके चचा पशुपति पारस का कब्जा हुआ तो इसे चिराग को नीतीश का जवाब बताया गया।
लेकिन 2024 के चुनाव में चिराग को नरेंद्र मोदी का साथ मिला तो न सिर्फ खोया रुतबा वापस मिला, बल्कि 2025 आते आते अमित शाह ने नीतीश और चिराग की दूरियां भी मिटा दी। कभी एक दूसरे से आंखें चुराने वाले नीतीश और चिराग शाह नीति की वजह से ही एक दूसरे के मुरीद बन गए। महागठबंधन की उलझनें बढ़ती रहीं और अमित शाह ने चुटकी बजाकर एनडीए में सीट बंटवारे की कुत्ती सुलझा दी। अमित शाह ने बिहार में एनडीए के लिए उस जादुई चुंबक का काम किया जिनके इर्द गिर्द पांचों घटक दलों के नेता ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता भी चिपकते चले गए। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहीं लगा ही नहीं कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम का अस्तित्व अलग अलग है। सबको शाह ने एकता के एक ऐसे सूत्र में पिरोया कि आधुनिक मगध के राजनीतिक युद्ध को एनडीए ने 5 पांडव की तरह लड़ा भी और जीता। नीतीश ने चिराग के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया तो चिराग ने नीतीश के प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाया और बीजेपी ने तो सभी 243 सीटों का मोर्चा संभाला ही। एनडीए के महायोद्धा मोदी और नीतीश थे तो सारथी अमित शाह। एनडीए की सरकार बनने वाली, सामने के खेमे में ये महागठबंधन में ना नेता है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है। मालूम ही नहीं है कौन कौन सी सीट पर लड़ रहा है। अमित शाह ने ये बात शिवहर की रैली में कही थी, जहां से एनडीए की ओर से जेडीयू की श्वेता गुप्ता चुनावी मैदान में थी, जिन्हें जीत भी मिली। यानी बीजेपी और शाह के लिए जेडीयू के हिस्से वाली शिवहर सीट भी उतनी ही अहम थी जितनी पड़ोस की सीतामढ़ी सीट, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार सुनील पिंटू चुनावी मैदान में थे, जिनके पक्ष में भी अमित शाह ने प्रचार किया। और ये पिंटू जो है सुनील भाई, पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। वो सीतामढ़ी से लड़ रहा है, ये पिंटू को जिता दो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। अमित शाह ने 17 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच बिहार में 35 रैली और 1 रोड शो किया। उन्होंने 36 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की। बड़ी बात यह है कि इनमें से एनडीए को 34 सीटों पर जीत मिली, यानी अमित शाह के चुनाव प्रचार का स्ट्राइक रेट 94% रहा। एक तरफ महागठबंधन वाले जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर कथित वोट चोरी को मुद्दा बनाने में जुटे थे और दूसरी तरफ अमित शाह थे जो 2 दशक पुराने जंगल राज की यादें ताजा कर जनता से लालू राबड़ी के कुशासन और नीतीश के सुशासन में से किसी एक को चुनने का विकल्प दे रहे थे। बाबा कभी 15 दिन तक धूल नहीं फाकते। यात्रा किसके लिए थी? बिहार के युवाओं के कल्याण के लिए थी ना भाई। यात्रा थी घुसपैठियों को बचाने के लिए, यात्रा निकाला था घुसपैठियों को बचाने के लिए। मोदी और शाह ने पूरे बिहार चुनाव में 1990 से 2005 के कथित जंगल राज का जिक्र कर महागठबंधन के लुभावने तेजस्वी प्रण को भी निष्प्राण कर दिया। चंपा विश्वास कांड, शहाबुद्दीन का तेजाब हत्याकांड, शिल्पी जैन हत्याकांड, ये सब आपके समय में चलता था। कल राज को नीतीश बाबू ने समाप्त कर दिया। आरजेडी ने अतीत में जंगल राज के पर्याय कहे जाने वाले शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को सिवान की रघुनाथपुर सीट से टिकट दिया। वो जीत भी गए। उनके खिलाफ जेडीयू से विकास सिंह ताल ठोक रहे थे, जिनके पक्ष में अमित शाह ने भी रैली की। नतीजे भले ही उलट आए, लेकिन शाह और बीजेपी ने ओसामा के जरिए पूरे बिहार में आरजेडी के जंगल राज रिटर्न्स का नैरेटिव कर दिया। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहे और लालू जी का बेटा नारा लगा रहा है शहाबुद्दीन अमर रहे। ओसामा अगर चुनाव जीतता है तो भागलपुर में फिर से दंगे हो गए। महागठबंधन ने देर से ही सही, लेकिन तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। एनडीए की ओर से बतौर सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, जिसे तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाया, तो इसे भी अमित शाह ने एक लाइन में हवा में उड़ा दिया। लालू प्रसाद जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं आज दोनों को कहकर जाता हूं,
बिहार में ना सीएम का पद खाली है, ना दिल्ली में पीएम का पद खाली है। बीजेपी के चाणक्य ने साफ कर दिया कि दिल्ली में मोदी और पटना में नीतीश की जोड़ी अटूट रहेगी। चाहे 2020 की तरह जेडीयू की सीटें भले ही कम आए, सीएम सुशासन बाबू ही बनेंगे। हुआ भी यही। नतीजे में बीजेपी ही सीटों के लिहाज से नंबर 1 बनी और एक बार फिर नीतीश के ही मुख्यमंत्री बनने की पुरजोर संभावना है। बिहार के चुनाव में एक तरफ महागठबंधन में दर्जन भर सीटों पर आपसी टकराव हुआ, तो दूसरी तरफ नामांकन वापसी से पहले अमित शाह ने बेटिकट नेताओं की नाराजगी दूर कर दी। बिहार में एनडीए के टिकट बंटवारे में बीजेपी के हिस्से में 101 सीटें आईं। जाहिर है इतने ही उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो ऐसे में कई सारे टिकटार्थी नाराज हो गए। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने तक की तैयारी कर ली, लेकिन अमित शाह ने चिंगारी की आग सुलझने से पहले ही बुझा दी। नाराज नेताओं से बातचीत की और उनको समझाया, और फिर वो हुआ जो राजनीति के मोदी युग में अब तक नहीं हुआ था। बिहार के चुनाव को बेहद करीब से देखने वालों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने खुद नाराज नेताओं से बात की, उन्हें मनाया। मिसाल दरभंगा की अलीनगर सीट है, जहां से बीजेपी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया। उस सीट पर कई साल से बीजेपी नेता संजय कुमार सिंह तैयारी कर रहे थे, जिनका इलाके में बहुत अच्छा प्रभाव माना जाता है, लेकिन पार्टी ने ऐन वक्त में मैथिली को उम्मीदवार बना दिया। इससे नाराज संजय सिंह ने नॉमिनेशन से पहले कटने वाली एनआर यानी नाजिर रसीद भी कटा ली थी, लेकिन अमित शाह ने उनसे बात करके उनकी नाराजगी दूर कर दी। महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी। शाह के सूझबूझ से मैथिली के सिर जीत का सेहरा भी बन गया। अमित शाह चुनावी राजनीति में माइक्रो मैनेजमेंट के उस्ताद हैं। वो संगठन और सरकार को एकाकार करने के सूत्रधार हैं। राजनीतिक के जानकार बताते हैं कि संगठन और कार्यकर्ता का उनसे बेहतर इस्तेमाल करना कोई नहीं जानता। तभी तो बहुत लोगों को अचरज हुआ जब अमित शाह ने बिहार के चुनाव में न सिर्फ इस राज्य के संगठन को 24 घंटे सक्रिय रखा, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में संगठन का काम संभालने वाले नेताओं का भी बखूबी इस्तेमाल किया। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी हैं, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया। इस फैसले के पीछे भी अमित शाह का दिमाग माना गया, क्योंकि प्रधान की सिर्फ नीतीश से अच्छी नहीं बनती है, बल्कि वो भी उसी कुर्मी जाति से आते हैं जिससे बिहार के मुख्यमंत्री का ताल्लुक है। प्रधान के साथ साथ केंद्रीय जनशक्ति मंत्री CR पाटिल और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया। इस चयन में भी शाह नीति की छाप दिखी। मौर्य संगठन से निकले नेता हैं, साथ ही वो कुशवाहा जाति से भी आते हैं, जिसकी तादाद बिहार में भी अच्छी खासी है। इसी जाति से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को हर सीटों के नुकसान के पीछे की एक वजह कुशवाहा जाति की नाराजगी माना गया, लेकिन इसे भी 2025 में अमित शाह ने दुरुस्त कर लिया। बिहार के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने यूपी, एमपी और दिल्ली समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तो लगाया ही, दूसरे राज्यों के संगठन का कामकाज देखने वाले नेताओं को भी चुनाव से काफी पहले ही बिहार विजय के अभियान में लगा दिया। ऐसे नेताओं में मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री हितानंद और एमपी बीजेपी के ही प्रभारी और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के नाम शामिल हैं। इतना ही नहीं, खास तौर पर छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की 200 महिला नेताओं को भी बिहार के चुनाव में विशेष जिम्मेदारी दी गई। दूसरे राज्यों से आई इन महिला नेताओं ने बूथ स्तर पर काम किया। बिहार के चुनावी मौसम में ही लोक पर्व छठ भी था। इसी बीच राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया कि पीएम मोदी वोट के लिए छठ पर नौटंकी करते हैं। बस फिर क्या था, राहुल के इस बयान को ही हथियार बनाकर मोदी और शाह ने ऐसा पलटवार किया कि नतीजों में महागठबंधन चारों खाने चित्त हो गया। राहुल बाबा, मोदी जी का अपमान करते करते आपने छठ मैया का अपमान किया है, और जब जब आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, जनता ने उसका जवाब आपको हरा कर दिया है। विपक्ष के वार को कैसे कुंद करना है, मौजूदा वक्त में ये मोदी और शाह से बेहतर कोई नहीं जानता। तभी तो इतिहास के चाणक्य का अक्स वर्तमान के अमित शाह में देखा जाता है। चाणक्य नीति पर अमित शाह को गहरा यकीन है, तभी तो उनके कमरे में
वीर सावरकर के साथ साथ चाणक्य की तस्वीर भी हर वक्त मौजूद रहती है। इसके बाद तो जैसे मोदी शाह की जोड़ी ने बीजेपी के चुनाव जीतने की मशीन में बदल दिया। कुछ झटके भी लगे, कहीं हार मिली, लेकिन ऐसे ऐसे दुर्ग पर भगवा लहराया जो किसी सपने के सच होने जैसा था। बीजेपी को अपने चाणक्य पर इतना भरोसा है कि उसके कार्यकर्ता कहने लगे हैं ओडिशा त्रिपुरा तो झांकी है, बंगाल और दक्षिण अभी बाकी है।